हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। टोक्यो ओलंपिक में किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई, हम सभी ने देखा। 8 अगस्त तक चलने वाले इस ओलंपिक में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जापान के टोक्यो शहर में इसका आयोजन पिछले वर्ष यानी 2020 में होना था, लेकिन कोरोना के चलते इसे 2021 में शिफ्ट कर दिया गया। 1948 के बाद पहली बार इसे टाला गया है। ओलंपिक वैसे भी हमेशा 4 साल के अंतराल में होते हैं। ऐसे में 2016 के बाद 2020 में होने थे, जो अब 2021 में हो रहे हैं। अब देखना होगा कि अगले ओलंपिक 2024 में होते हैं या 2025 में होते हैं। कुश्ती में आप लोगों ने देखा कि रवि दहिया अपना सिल्वर मेडल पक्का कर चुके हैं और इस वीडियो के अपलोड होने तक अब हम उनसे गोल्ड की उम्मीद लगा रहे हैं। हॉकी में भी भारतीय पुरुषों ने इतिहास रच दिया है। भारत ने 41 साल के बाद हॉकी में मेडल जीता है। ऐसे में क्या भारत भविष्य में पूरी दुनिया को दिखाएगा कि वो किसी से कम नहीं है? क्या भारत इस ओलंपिक में एक नया इतिहास रचेगा? वृषभ लग्न के भारत के इस चार्ट में थर्ड हाउस बहुत स्ट्रांग है और मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में थर्ड भाव स्पोर्ट्स के लिए और स्पोर्ट्स की एक्टिविटी के लिए देखा जाता है। भारत के हॉरोस्कोप में इस समय चंद्रमा में बुध की दशा चल रही है और दोनों ही नेटल चार्ट में थर्ड हाउस में है। महादशा लॉर्ड चंद्रमा ओन साइन है और ये दशा 27 जुलाई 2021 से शुरू हुई है, जो 26 दिसंबर 2022 तक रहेगी। तो सबसे पहले स्पोर्ट्स के पैरामीटर को समझने का प्रयास करते हैं कि कौन से भाव, कौन से ग्रह इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थर्ड हाउस आपके पराक्रम का भाव है, आपके फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए देखा जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए देखा जाता है। थर्ड हाउस अपोक्लिम भाव है, उपचय भाव है। इसके कारण ये जो भाव है वो 3 तरह से काम करता है, फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली। और इसीलिए स्पोर्ट्स के लिए आपके पास तीनों तरह की स्ट्रेंथ का होना बहुत ज़रूरी है। इसी के आधार पर हार और जीत का अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरा जो भाव है वो है 6th हाउस, जो आपके कॉम्पिटिटर का भाव है। ये आपके कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को इंक्रीज करता है ताकि आप अपने ओपोनेंट पर जीत हासिल कर सको। इसीलिए कुंडली में थर्ड हाउस और 6th हाउस का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो भाव है वो है 5th हाउस, जिससे आपकी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग को देखा जा सकता है। इसलिए 5th हाउस को भी देखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ 10th हाउस को भी देखना बहुत ज़रूरी है। जो हार या जीत के साथ आपका जो पद होगा, आपकी जो प्रतिष्ठा होगी, वो सबके सामने होगी। मान सम्मान सब कुछ इंसान को यहीं से मिलता है। स्पोर्ट्स के लिए कौन कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? तो मंगल की बात करते हैं। मंगल से आपकी एनर्जी देखी जाती है, आपका डिसीजन देखा जाता है, आपकी फिटनेस देखी जाती है। इसलिए स्पोर्ट्स के लिए मंगल का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो प्लैनेट है वह है मरकरी, जो आपके इंटेलेक्चुअल स्किल को शो करता है, आपकी एबिलिटी को शो करता है। चंद्रमा की बात करें तो ये मेंटल स्ट्रेंथ को शो करता है। खेलते समय आपके माइंड में क्या चल रहा है, ये चंद्रमा से ही देखा जा सकता है, जो हार जीत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है वो है राहु। खेल में खिलाड़ी के साथ क्या होता है, कब होता है, ये सब राहु के कारण होता है, क्योंकि राहु गेम के लास्ट मोमेंट तक गेम को सस्पेंस में रखता है, आपके अंदर जीतने की एक एक्सेप्शनल क्वालिटी दे देता है। इसके अलावा कुछ स्ट्रॉन्ग योग का भी होना बहुत ज़रूरी है, जैसे गजकेसरी योग, पंचमहापुरुष योग या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग योग हो सकता है जो स्पोर्ट्स के लिए फेवरेबल हो। कीर्ति योग हो सकता है, धन योग हो सकता है या फिर कोई भी राजयोग हो सकता है। भारत की कुंडली की बात करें तो क्या ये सभी पैरामीटर्स लागू होते हैं? क्या इनके कारण भारत खेल जगत में, दुनिया में अपना नाम ऊंचा कर पाएगा? ये तमाम सवाल हम सभी के दिमाग में हैं। तो अभी भारत की चंद्रमा में बुध की दशा चल रही है, जो दिसंबर 2022 तक रहने वाली है।
तीसरे भाव की दशा है। तीसरे भाव में ही बैठे हैं दोनों ग्रह यानी दशा लॉर्ड और अंतर्दशा लॉर्ड चंद्रमा और बुध। और जैसा कि हमने बात की कि स्पोर्ट्स के लिए तीसरा भाव और बुध की अहम भूमिका होती है। इस चार्ट में बुध जो अंतर्दशा लॉर्ड है तीसरे भाव में है, फिफ्थ लॉर्ड हो गए। तो इस बुध में थर्ड भाव और फिफ्थ भाव के पूरे रोल दिखाई देते हैं। इस बुध के साथ सिक्स्थ लॉर्ड वीनस की भी इन्वॉल्वमेंट दिखाई देती है। जैसा कि हमने बात की थी कि सिक्स हाउस का स्ट्रांग होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उपचय भाव भी है, अपोक्लिम भाव भी है, जो इस भाव के कारकत्वों को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। तो इस चार्ट की एक अच्छी बात ये है कि शुक्र लग्नेश और षष्ठेश होकर तीसरे भाव में है, जो मरकरी को स्ट्रेंथ दे रहा है मित्र होने की वजह से। मित्र शनि भी यहीं पर है थर्ड भाव में, टेंथ लॉर्ड होके। तो ये शुक्र लग्नेश और षष्ठेश होकर द्वितीयेश पंचमेश बुध को और नवमेश दशमेश शनि को बहुत पावर दे रहा है। लेकिन एक वीक पॉइंट है इस चार्ट में, चंद्रमा ओन साइन होकर भी थोड़ा सा कमज़ोर है। 7.5 भी है इंडिया की इस समय जब इंडिया का ये चार्ट बना था, जो सिक्स हाउस के गुरु से भी केंद्र में है। हालांकि ये गुरु भी चंद्रमा को इतना सपोर्ट नहीं दे पा रहा है। पिछली कई वीडियोस में मैंने कहा भी था कि जब से इंडिया की चंद्रमा की दशा शुरू हुई है यानी 2015 से, तब से भारत की अर्थव्यवस्था में कुछ ना कुछ अप एंड डाउन देखने को मिले हैं। बहुत सारे कानून इसी दशा में बने हैं, जिससे देश में अफरा तफरी का, असमंजस का माहौल बना हुआ है। चाहे किसान आंदोलन को ले लो, डिमोनिटाइजेशन को ले लो, देश हमेशा आंतरिक रूप से परेशान ही रहा है। नवांश में भी अगर हम देखें तो ये चंद्रमा सिक्स हाउस में चला गया केतु के साथ सिंह राशि में, जिस पर कोई भी शुभ प्रभाव नहीं है, ना ही पीछे के भाव से ना ही आगे के भाव से। इसलिए ये चंद्रमा बहुत कमज़ोर है। अष्टक वर्ग में भी अगर हम बात करें तो कर्क राशि में चंद्रमा के भिन्नाष्टक में ना तो शुक्र ने अंक दिए हैं, ना सूर्य ने अंक दिए हैं और ना ही शनि ने अंक दिए हैं। अगर इन तीनों में से एक ने भी अंक दिए होते तो कर्क राशि अर्थव्यवस्था को लेकर, देश के आंतरिक हालात को लेकर देश में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग तरीके से सकारात्मक बदलाव होते। लेकिन ये जो दशा है चंद्रमा में बुध की, तीसरे भाव की दशा है, स्पोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, तो इस क्षेत्र में भारत ने हमेशा ही दुनिया में अपना एक अलग स्थान बनाया है। कुंडली में लग्न में राहु है वृषभ राशि का, जिसकी कल्पना भी नहीं होती वो भारत सडन सामने लेकर आ जाता है। अभी राहु पर राहु का गोचर भी है और टोक्यो ओलंपिक गेम भी चल रहे हैं। हमने राहु की भी बात की थी कि राहु कैसे गेम चेंजर के रूप में सामने आता है। और अभी 8 अगस्त तक थर्ड भाव में सूर्य, बुध और चंद्रमा तीनों ही रहने वाले हैं और तीनों ही नटल पोजीशन पर आ जाएंगे तीसरे भाव में। जेमिनी चरदशा की भी बात करें तो इस समय जेमिनी चरदशा एक्वेरियस में एरीज की चल रही है। कुंभ राशि या एक्वेरियस साइन एरीज को आस्पेक्ट करती है, कैंसर को आस्पेक्ट करती है और लिब्रा को आस्पेक्ट करती है, केवल कैप्रिकॉर्न को आस्पेक्ट नहीं करती। तो यहाँ पर थर्ड भाव, सिक्स्थ भाव और 12th भाव तीनों ही एक्टिव हो जाएंगे। तो इन दोनों सिस्टम में यानी कि पराशर में और जेमिनी से भारत स्पोर्ट्स के क्षेत्र में टोक्यो में अपना बेहतर प्रदर्शन करने का पूरा प्रयास करेगा। अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक में भारत को कितने मेडल्स मिलने की संभावना है। बहुत सारे कैंडिडेट से इस समय उम्मीद लगाई जा रही है कि वो मेडल्स के दावेदार हैं, चाहे हॉकी हो, बॉक्सिंग हो, शूटिंग हो, रेसलिंग हो। इस ओलंपिक में भारत लगभग मेडल्स की अगर बात करें तो लगभग 15 से 20 मेडल भारत जीत सकता है। भारत का इस समय सूर्य एक्टिव है और सूर्य की पोजीशन भी अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि सूर्य की पोजीशन कुंडली में किस तरीके की है। ऐसे में भारत को गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज तीनों ही मेडल मिल सकते हैं। अगर ब्रोंज की बात की जाए तो ब्रोंज मेडल की संख्या भारत को ज़्यादा मिल सकती है और गोल्ड मेडल की बात करें तो गोल्ड मेडल भारत को कम मिल सकते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में गोल्ड नहीं मिलेगा। इसका जो प्रभाव है वो भारत के स्पोर्ट्स के क्षेत्र में
आगे आने वाले समय पे भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा और भारत उसके लिए बहुत मेहनत करेगा, नए संसाधनों के साथ आगे बढ़ेगा। अब देखना ये होगा कि आगे आने वाले समय में यानी 2024 में या फिर 2025 में ओलंपिक कब होते हैं। इसके लिए मैं एक और डिटेल वीडियो आप लोगों को दूंगी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।